हेलो +1 साइंस। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर दैट इज़ मोल कंसेप्ट। बच्चों मोल कंसेप्ट पढ़ने से पहले आप लोगों को मोल के बारे में पता होना चाहिए कि मोल क्या कहता है, मोल टर्म क्या बोलती है। उससे पहले कुछ एक छोटी छोटी सी डेफिनेशंस हम लोगों को पढ़नी है बच्चों। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे विद रिलेटिव एटॉमिक मास। तो हेडिंग डालेंगे बच्चों रिलेटिव एटॉमिक मास। टॉपिक रहेगा बच्चों रिलेटिव एटॉमिक मास। हर एक चीज़ को बहुत ध्यान से सुनना है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। देखो रिलेटिव एटॉमिक मास किसी भी पर्टिकुलर मैटर का स्मॉलेस्ट जो पार्ट होगा बच्चों वो होगा एटम। और एटम को आइसोलेट करना, उसकी वेइंग करना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो क्या तरीका था कि हम किसी पर्टिकुलर एटम का अगर वेट निकालना चाहते हैं कि उसका मास कितना होगा, तो उसके लिए क्या तरीका अपनाया गया बच्चों। तरीका ये अपनाया गया कि हम अगर किसी पर्टिकुलर एटम का वेट कैलकुलेट करना चाहते हैं देन वी विल कैलकुलेट दैट वेट ऑफ दैट एटम विद रिस्पेक्ट टू वेट ऑफ एनी अदर एटम, विद रिस्पेक्ट टू वेट ऑफ एनी अदर एटम। और जो दूसरा एटम उठाया गया, रेफरेंस एटम मैं बोल सकता हूँ, स्टैंडर्ड एलिमेंट बोल देता हूँ, जिसके विद रिस्पेक्ट टू बाकी सारे एलिमेंट्स का वेट कैलकुलेट किया गया, वो सबसे पहले सिलेक्ट किया गया बच्चों हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन क्योंकि लाइटेस्ट एलिमेंट है तो सबसे पहले स्टैंडर्ड एलिमेंट के तौर पे उठाया गया हाइड्रोजन एटम को। और हाइड्रोजन के विद रिस्पेक्ट क्योंकि हम बाकी सारे एटम्स का वेट कैलकुलेट कर रहे थे तो इस टर्म को नाम दिया गया रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास आज के टाइम में हम इस रिलेटिव एटॉमिक मास को बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट या यूनिफाइड मास भी बोल देते हैं। तो स्टार्टिंग में अगर मैं किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के एटम का मास निकालना चाहता था बच्चों, बिल्कुल जहां से कहानी स्टार्ट हुई वहां से बात करता हूं, तो रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला दिया गया बच्चों, उसके लिए ये बोला गया कि हम क्या करते हैं, हम एक एटम का मास निकालना चाहते हैं, मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट। किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के अगर मैं एक एटम का मास निकालना चाहता हूँ तो मेरे को क्या करना होगा, मैं उस मास को कंपेयर करूंगा किसके साथ, मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ कंपेयर किया गया, हाइड्रोजन के एक एटम के मास के साथ कंपेयर किया गया। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन लाइटेस्ट एलिमेंट था बच्चों। और इसको आज रिलेटिव एटॉमिक मास को आज के टाइम में बोला जाता है बच्चों, नाउ इट इज कॉल्ड, दिस टर्म इज कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट जिसको मैं बोल सकता हूँ AMU, और यूनिफाइड मास, क्या मैं बोल सकता हूँ बच्चों यूनिफाइड मास। मैं इसको स्मॉल u से दिखा देता हूँ, यूनिफाइड मास। ठीक है जी बच्चों। तो सबसे पहले बिल्कुल स्टार्टिंग में अगर मैं किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के एटम का मास निकालना चाहता हूं देन वी हैव टू कंपेयर दैट मास ऑफ दैट पर्टिकुलर एटम विद द मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन। उसके बाद बच्चों थोड़ा सा और इसमें मॉडिफिकेशन किया गया। अच्छा, अगर मैं हाइड्रोजन के एक एटम के मास की बात करता हूं बच्चों तो वो कितना होगा, वो वन एटॉमिक मास यूनिट होगा। मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन वो कितना लिया जाता है, वन एटॉमिक मास यूनिट बोल देता हूं मैं, या 1 यूनिट बोल देता हूं। ठीक है जी। तो थोड़े से टाइम बाद हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया गया ऑक्सीजन एटम से। ये बोला गया कि अगर रिएक्टिविटी के पर्पज से देखा जाए तो हाइड्रोजन बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ नॉर्मल कंडीशन पे रिएक्ट नहीं करता, तो रिएक्टिविटी को देखते हुए हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया गया विद ऑक्सीजन एटम। हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया गया बच्चों ऑक्सीजन एटम से। और फॉर्मूला क्या बना हमारा रिलेटिव एटॉमिक मास का, अगर मैं बात करता हूँ तो रिलेटिव एटॉमिक मास कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला आया, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट,
वो क्या हो गया बच्चों, वो हो गया मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट। उसको कंपेयर करता था बच्चों, मैं उसको कंपेयर करता था किसके साथ, उसको कंपेयर करता था मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन एलिमेंट, ऑक्सीजन एलिमेंट के एक एटम के साथ। अब ये देखो, आप लोगों को पता है, अगर मैं ऑक्सीजन की बात करता हूं बच्चों, अगर मैं ऑक्सीजन की बात कर रहा हूं, ऑक्सीजन का जो एक एटम का मास होगा वो हाइड्रोजन के एक एटम के मास के कंपैरिजन में 16 टाइम्स ज़्यादा होता है। कंपेयर वही उतने ही अमाउंट ऑफ मास के साथ किया गया, जो कि यहाँ कितना था, 1 यूनिट था, या मैं बोल दूँ 1 एटॉमिक मास यूनिट था। बस हाइड्रोजन को रिप्लेस किससे कर दिया, ऑक्सीजन से कर दिया। तो ऑक्सीजन के एक एटम का मास, क्योंकि मैं जानता हूं दैट इज 16 टाइम्स मोर एज कंपेयर टू 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन, तो इसको लिया गया 1/16 इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन एलिमेंट। 1/16 कर दिया इंटू 16, तो मास तो उतना ही रहेगा ना, बस एलिमेंट वहां पे क्या रख दिया बच्चों, ऑक्सीजन रख दिया। उसके बाद और इसमें मॉडिफिकेशन किया गया थोड़े से टाइम बाद, 1961 के आसपास इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट्री ने डिसाइड किया कि ऑक्सीजन की बजाय यहाँ पे हम लोग रखते हैं कार्बन को, और कार्बन के भी कौन से आइसोटोप को, कार्बन 12 आइसोटोप को यहाँ पे रखा गया। किसके साथ कंपेयर किया गया, कार्बन 12 आइसोटोप को रखा गया, कार्बन 12 आइसोटोप एज द रेफरेंस एलिमेंट, एज द रेफरेंस एलिमेंट क्या सिलेक्ट किया गया बच्चों, कार्बन 12 आइसोटोप को सिलेक्ट किया गया। क्यों, क्योंकि मोस्ट स्टेबल होता है, मोस्ट अबंडेंट होता है। कार्बन जो मिलता है नेचर में, कार्बन जो मिलता है नेचर में, अगर मैं बात करूं कार्बन 12, कार्बन 13 आप लोगों को पहले भी बताया मैंने, और कार्बन 14 होता है, उसमें से कार्बन 12 की अमाउंट सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है, मोस्ट स्टेबल एंड मोस्ट अबंडेंट होता है। तो इसलिए ऑक्सीजन को भी रिप्लेस कर दिया गया बच्चों यहाँ पे कार्बन के साथ। तो रिलेटिव एटॉमिक मास कैसे लिखा जाने लगा, फिर दोबारा देखो, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, इसको कैसे लिखा जाने लगा बच्चों, इसको लिखा जाने लगा मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, और उसको हम लोग डिवाइड करते थे बच्चों, उसको डिवाइड करते थे मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन एलिमेंट के एक एटम के मास के साथ। और आप लोग जानते हो कार्बन का, देखो अगर हाइड्रोजन के कंपैरिजन में वही देखो मैं कितना होता है, 12 गुना होता है, तो 1/12 टाइम्स कर देते थे, 1/12 इंटू मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन एलिमेंट। तो लास्ट में रिलेटिव एटॉमिक मास निकालने का जो फॉर्मूला यूज़ किया गया वो ये यूज़ किया गया बच्चों, मॉडिफिकेशन होने के बाद बिल्कुल लास्ट में। तो कार्बन के साथ कार्बन 12 आइसोटोप के साथ कंपेयर किया गया सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक मास कैलकुलेट करने के लिए, और इसके कंपैरिजन करने के बाद, इसके साथ कंपैरिजन करने के बाद जो एटॉमिक मास निकल के आया, कुछ एक एलिमेंट्स का एटॉमिक मास लिख देता हूं मैं, एटॉमिक मास ऑफ मैनी एलिमेंट्स टेकिंग C12 एज रेफरेंस एलिमेंट, C12 एटम एज रेफरेंस एलिमेंट। अगर हमने कार्बन 12 को एज ए रेफरेंस एलिमेंट उठाया है, जैसे मैं देखता हूँ एल्यूमिनियम का कितना आता है, 27 एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट बताता हूँ ये एटॉमिक मास यूनिट क्यों लिखा सर, एटॉमिक मास यूनिट का क्या मीनिंग है, इसको बिल्कुल एक्सप्लेन करते हैं, एटॉमिक मास यूनिट को कंप्लीटली पढ़ते हैं। ऑक्सीजन की बात करता हूँ, ऑक्सीजन का कितना था, 16 एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। सारे एलिमेंट्स का, लगभग सारे एलिमेंट्स का हम लोगों ने निकाल के देखा बच्चों। तो जैसे क्लोरीन की अगर मैं बात कर लेता हूँ, क्लोरीन का कितना आता है, 35.5 एटॉमिक मास यूनिट। तो ये एटॉमिक मास कैलकुलेट किया गया किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के एटम के लिए विद रिस्पेक्ट टू कार्बन 12 आइसोटोप, तो अब देखो मैं बताता हूँ ये जो एटॉमिक मास यूनिट है ये क्या भला है, एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है बच्चों। एटॉमिक मास यूनिट
अगर बोला जाए डेफिनेशन, अगर मैं एटॉमिक मास यूनिट की पढ़ता हूँ, वैसे मैं बता चुका आप लोगों को स्टार्टिंग से, जैसे हम लोगों ने शुरू किया, जिसने ध्यान से सुना है, मैंने अभी लिखा था थोड़ी देर पहले। मैंने क्या बताया था, हाइड्रोजन का अगर मैं एटॉमिक मास की बात करता हूँ तो दैट वाज 1 एटॉमिक मास यूनिट, या 1 यूनिट बोल देता हूँ मैं, है ना, यही था। अब अगर मैं कार्बन 12 के एक एटम का मास लिखने जा रहा हूँ, कार्बन 12 के अगर मैं एक एटम का मास लिखने जा रहा हूँ, तो वो क्या होता था बच्चों, 1/12 लेते थे हम लोग, 1/12 इंटू 1/12 इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। तो कार्बन 12 के लिए मैं 1/12 पार्ट ले लेता था, एटम का जितना मास होगा उसका 1/12 पार्ट ले लेता था। 1/12 पार्ट मैंने क्या बोला, मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। अब मेरे को पता है कार्बन 12 आइसोटोप का कितना होगा, 12 होगा, एटॉमिक मास कितना होगा, 12 होगा। तो 1/12 इंटू 12 तो आएगा कितना, 1 ही आएगा बेसिकली। तो डेफिनेशन क्या बनती है एटॉमिक मास यूनिट की, ये देखो, एटॉमिक मास यूनिट होगा बच्चों, इट इज डिफाइंड एज 1/12 पार्ट बाय मास, 1/12 पार्ट बाय मास या 1/12 पार्ट बाय वेट ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। लो जी, ये होती है इसकी डेफिनेशन। इट इज डिफाइंड एज 1/12 पार्ट बाय मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। ये देखो 1/12 पार्ट बाय मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। कार्बन 12 आइसोटोप के एक एटम का जितना मास होगा उसका मेरे को कितना लेना होगा, 1/12 पार्ट लेना होगा बच्चों, 1/12 पार्ट बाय मास। तो देखना जरा 1 AMU किसके बराबर आया, 1 AMU बराबर आता है 1/12 इंटू, देखना अब जो मैं चीज़ लिखने जा रहा हूँ 12/NA लिख रहा हूँ मैं। अब ये NA क्या है सर, और ये 12/NA क्यों लिखा, 1/12 पार्ट 12/NA। जो ये टर्म है ना, ये टर्म यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है बच्चों, ये टर्म यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। ये देखो, ये क्या था, मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। तो 1/12 पार्ट ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप, 1/12 पार्ट बाय मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। तो जो ये टर्म है 12/NA, ये टर्म इक्वल होती है मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। अब इस टर्म का क्या मीनिंग है बच्चों, Na यहाँ पे क्या है, Na का मतलब होता है यहाँ एवोगैड्रोस नंबर। आप लोगों ने 10वीं कक्षा में भी पढ़ा है एवोगैड्रोस नंबर के बारे में बच्चों, कितना क्या होता है, 6.022 इंटू 10⁻23। क्लियर है जी। तो अब ये देखो, ये 12/NA अगर मैं कर देता हूँ तो एक एटम का मास कैसे आ जाएगा। मेरे को पता है कार्बन का मास कितना होता है बच्चों, 12 ग्राम पर मोल होता है। ये 12 ग्राम पर मोल होता है। 12 ग्राम पर मोल का मीनिंग क्या है, 1 मोल ऑफ कार्बन हैज मास दैट इज 12 ग्राम। कार्बन के 1 मोल का मास 12 ग्राम है। ध्यान से देखना, यहाँ कार्बन के 1 मोल का मास 12 ग्राम है। और मेरे को पता है कि 1 मोल ऑफ कार्बन के अंदर, 1 मोल ऑफ कार्बन के अंदर कार्बन के कितने एटम होंगे बच्चों, 6.022 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन। कार्बन के 1 मोल का मास कितना, 12 ग्राम है।
और 1 मोल ऑफ कार्बन के अंदर कार्बन के कितने एटम आ रहे हैं 6.022 एवोगैड्रोस नंबर होंगे 1 मोल के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम होंगे एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम होंगे तो 6.022 10⁻23 एटम ऑफ कार्बन। तो बेसिकली क्या मैं यहाँ ये लिख सकता हूँ कि 6.022 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन हैज मास कितना बच्चों 12 ग्राम। कार्बन के इतने एटम्स का मास कितना है 12 ग्राम है। तो 1 एटम ऑफ कार्बन हैज मास कितना आ जाएगा बच्चों, यह आ जाएगा 12/6.022 10⁻23 ग्राम। ये देखो एक एटम कार्बन के एक एटम का मास कितना आ जाएगा 12/6.022 10⁻23 ग्राम। और इस चीज़ को ध्यान से देखो, ये वही तो है जो मैंने यहाँ लिखा है। ये क्या है, ये क्या है 12/Na क्या है एवोगैड्रो नंबर 12/एवोगैड्रो नंबर। तो 12/एवोगैड्रो नंबर कार्बन के एक एटम के मास के बराबर हो जाएगा। और वही तो लिखा है मैंने 12/एवोगैड्रो नंबर 12/एवोगैड्रो नंबर ये हो जाएगा कार्बन के एक एटम का मास, कार्बन के एक एटम का मास। अरे क्लियर है बच्चों, इस चीज़ को ध्यान से देख लो, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। देखो अब इसमें थोड़ा सा और मैं वेरिएशन करता हूँ और सिंप्लीफाई कर देता हूँ AMU को। इस चीज़ को नोट कर लेना बच्चों। अब अगर मैं बात करता हूँ यहाँ ये 12 से 12 कैंसल आउट हो जाएगा। तो 1 एटॉमिक मास यूनिट बेसिकली किसके बराबर आ गया 1/Na ग्राम के, ग्राम 1/Na ग्राम मतलब 1/6.022 10⁻23 ग्राम 1 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर आ गया। ठीक है जी बच्चों, ये है 1 एटॉमिक मास यूनिट। क्लियर है जी, 1 एटॉमिक मास यूनिट। सो अब पढ़ते हैं बच्चों एवरेज एटॉमिक मास क्या होगा। एवरेज एटॉमिक मास नाम से ही पता चल रहा है बच्चों। देखो एवरेज एटॉमिक मास मैक्सिमम जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनके आइसोटॉप्स एग्जिस्ट करते हैं बच्चों, आइसोटॉप एग्जिस्ट करते हैं। आइसोटॉप क्या होते हैं आप लोगों ने 10वीं कक्षा में पढ़ा है, आइसोटॉप की डेफिनेशन पढ़ी है। आइसोटॉप क्या होते हैं, एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास। आइसोटॉप, आइसोटॉप क्या होगा बच्चों, अगर मैं किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के आइसोटॉप्स की बात करता हूँ, आइसोटॉप वो होंगे जैसे अगर मैं कार्बन की बात कर लेता हूँ, अभी मैंने बात करी थी, आइसोटॉप वो होंगे किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के एटम्स, किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर तो क्या रहेगा सेम रहेगा, लेकिन मास नंबर क्या रहेगा अलग अलग रहेगा, मास नंबर क्या रहेगा अलग अलग रहेगा। तो जो पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक मास लिखा होता है बच्चों वो एवरेज एटॉमिक मास लिखा होता है, एवरेज एटॉमिक मास लिखा होता है। वो एवरेज एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट किया जाता है, जैसे एक एग्जांपल देके क्लियर करता हूँ। आइसोटॉप क्या होंगे, किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास नंबर क्या होता है बच्चों अलग अलग होता है। अब अगर मैं बात करता हूँ, सपोज करो वी आर कैलकुलेटिंग एवरेज एटॉमिक मास फॉर क्लोरीन के लिए अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं, है ना, तो क्लोरीन के लिए कैलकुलेट करता हूँ। क्लोरीन के बच्चों दो आइसोटॉप, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37, क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37। अब ये तो हो गया इनका एटॉमिक मास, ये तो हो गया एटॉमिक मास ऑफ दिस एटम क्लोरीन 35 और दूसरे एटम का कितना हो गया क्लोरीन 37 हो गया बच्चों 37। अब अगर मैं इनके रिलेटिव प्रोपोर्शन की बात करता हूँ कि ये अगर मेरे पास क्लोरीन है तो उसके अंदर, अगर मेरे पास क्लोरीन का एलिमेंट है तो उसके अंदर क्लोरीन के दो एटम्स प्रेजेंट होंगे, क्लोरीन 35 प्रेजेंट होगा, दूसरा क्लोरीन 37 प्रेजेंट होगा। अब क्लोरीन 35 कितना प्रेजेंट होगा सर और क्लोरीन 37 कितना प्रेजेंट होगा, तो उनका जो रिलेटिव प्रोपोर्शन होगा बच्चों वो होगा 3:1 में। ये 3 टाइम्स ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू क्लोरीन 37, इसकी अमाउंट ज़्यादा होती है, इसकी अमाउंट कम होती है। तो अगर मैं एवरेज एटॉमिक मास यहाँ निकालना चाहता हूँ क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास, तो वो कैसे निकाला जाएगा बच्चों, वो निकाला जाएगा, ये देखो बड़ा सिंपल है।
35 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 37 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 3 प्लस 1। लो जी निकल जाएगा। ये कितना आ गया बच्चों? 35 मल्टीप्लाई करो, देखो 105 प्लस 37 डिवाइड बाय 4, आफ्टर एडिशन इट विल बी 12 4 1 4 2 और ये आ जाएगा बच्चों, सॉरी 3, ये आ जाएगा 5 एंड देन 5 अगेन, सो इट विल बी 35.5 एटॉमिक मास यूनिट, जो कि पीरियोडिक टेबल में लिखा होता है। तो ये एवरेज एटॉमिक मास है हर एक एलिमेंट का। और हर एक एलिमेंट का एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकलेगा? एलिमेंट के जितने भी आइसोटॉप्स हैं उनके एटॉमिक मासेस को मल्टीप्लाई करूंगा उनके रिलेटिव प्रोपोर्शन से। जिस अमाउंट में वो रिलेटिव प्रोपोर्शन, जिस अमाउंट में वो नेचर में हम लोगों को मिलते हैं, उस पर्टिकुलर रेशो से मैं मल्टीप्लाई करूंगा, उस पर्टिकुलर अमाउंट के रेशो से मैं मल्टीप्लाई करूंगा एंड वी विल गेट द एवरेज एटॉमिक मास। बहुत सिंपल सी टर्म है बच्चों, देख लेना इस चीज़ को। इसके बाद हम बात करते हैं ग्राम एटॉमिक मास की। ग्राम एटॉमिक मास क्या होगा, देन ग्राम मोलिकुलर मास क्या होगा। बहुत सिंपल सी टर्म्स हैं। देखो ग्राम एटॉमिक मास की बात करता हूँ। नेक्स्ट वन इज ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास क्या होगा? अगर किसी एलिमेंट के एटॉमिक मास को मैं ग्राम में एक्सप्रेस कर देता हूं तो उसको क्या बोल दूंगा? ग्राम एटॉमिक मास। यही डेफिनेशन है। देखो क्या लिखूंगा मैं लिखूंगा इफ एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, अभी तक मैं क्या लिख रहा था? एटॉमिक मास यूनिट। अभी तक मैं क्या लिख रहा था? यूनिट क्या लिख रहा था? एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास की यूनिट क्या लिख रहा था? AMU। अब अगर मैं कहता हूं कि मैं अगर एटॉमिक मास को एक्सप्रेस कर देता हूं ग्राम में, इफ एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट is expressed in gram, then that is called ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास सीधी सी डेफिनेशन है बहुत। उसको क्या बोला जाएगा बच्चों? उसको मैं बोलूंगा ग्राम एटॉमिक मास। या मैं इसको बोल सकता हूं बच्चों, और देखो मैं इसको क्या बोल सकता हूं? मैं बोल सकता हूं कि ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट। किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का जो ग्राम एटॉमिक मास होगा दैट विल बी इक्वल टू mass of Avogadro number of atoms in gram। ये देखो क्या लिखा है मैंने। ये कह रहा है कि अगर मैं किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के एटॉमिक मास को ग्राम में एक्सप्रेस कर देता हूं, उसकी यूनिट अगर मैं ग्राम ले लेता हूं, तो उसको मैं क्या बोल दूंगा? ग्राम एटॉमिक मास। बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है। या ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट विल बी इक्वल टू मास ऑफ एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स इन ग्राम। will be equal to mass of Avogadro number of atoms in gram। ये देखो क्या बोल रहा है बच्चों। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूँ ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन ले लेता हूँ मैं, और वो कितना होता है बच्चों? 16 ग्राम होता है। कितना होता है? 16 ग्राम होता है। ऑक्सीजन के एटॉमिक मास को मैंने ग्राम में लिख दिया, तो इसको क्या बोला जाएगा? ग्राम एटॉमिक मास। Gram atomic mass of an element will be equal to mass of Avogadro number of atoms in gram। mass of Avogadro number of atoms in gram। तो ये किसके बराबर होगा बच्चों? ये बराबर होगा Avogadro, ये बराबर होगा बच्चों Avogadro number of atoms of oxygen। लो जी, तो मैं इसको लिख सकता हूं कि 6.02 to 10 raised to power 23 नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन हैज मास कितना बच्चों? 16 ग्राम। 16 ग्राम।
तो एक एटम का मास क्या होगा ऑक्सीजन के, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन हैज़ मास कितना, 16/6.022 10⁻⁻23 ग्राम। देखो इतना कम होता है। कई बार मैंने बच्चों से क्लास में पूछा है कि बच्चों ऑक्सीजन के एक एटम का मास बताओ, कहते सर 16 ग्राम है। अरे ऑक्सीजन के एक एटम का मास 16 ग्राम है क्या? 16 ग्राम के एटम है क्या? अरे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल घूम रहे हैं हवा में। अगर मैं बात करता हूँ O2, 32 ग्राम के ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं क्या? हाँ, तो ये देखो ना, इतने नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन का मास कितना है, 16 ग्राम है, 16 ग्राम है। तो एक एटम का मास कितना हो जाएगा, 16/6.022 × 10⁻⁻23 ग्राम। बहुत कम होता है ऑक्सीजन के एक एटम का मास। क्लियर है? यह है ग्राम एटॉमिक मास। किसी का भी ले लो बच्चों, आप एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ कुछ भी लिख लो, सॉल्व करते रहना, आपकी बुक में बड़े एग्जाम्पल दिए हैं। अब अगर मैं लेता हूँ यहाँ ग्राम मोलिकुलर मास, बच्चों मास बोल दो, वेट बोल दो, जानते हो केमिस्ट्री की भाषा में एक ही चीज़ है, भेदभाव नहीं करती बच्चों केमिस्ट्री, पता है आप लोगों को। देखो अब मैं बोलता हूँ अगर ग्राम मोलिकुलर वेट, ग्राम मोलिकुलर वेट या ग्राम मोलिकुलर मास। नेक्स्ट टर्म आती है बच्चों ग्राम मोलिकुलर वेट। ग्राम मोलिकुलर वेट क्या होता है? ये होता है बच्चों, मैं बोल सकता हूँ मोलिकुलर, इफ मोलिकुलर वेट या मोलिकुलर मास ऑफ एनी सब्सटेंस, ऑफ एनी सब्सटेंस is expressed in gram, is expressed in gram, then that is called, उसको क्या बोलूँगा बच्चों, ग्राम मोलिकुलर मास या ग्राम मोलिकुलर वेट। या मैं बोल सकता हूँ अगर मैं एवोगैड्रो नंबर की टर्म्स में बोलना चाहूँ तो ग्राम मोलिकुलर वेट ऑफ एनी सब्सटेंस विल बी इक्वल टू, किसके इक्वल आएगा बच्चों, विल बी इक्वल टू एवोगैड्रो, विल बी इक्वल टू मास ऑफ एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ मॉलिक्यूल्स की बात करनी है, ध्यान रखना कहीं एटम्स लिख दो। विल बी इक्वल टू मास ऑफ एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ग्राम। ग्राम मोलिकुलर वेट ऑफ एनी सब्सटेंस विल बी इक्वल टू मास ऑफ एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ग्राम। ये देखो बच्चों, अगर मैं कहता हूँ मोलिकुलर वेट, ग्राम मोलिकुलर वेट लिख देता हूँ मैं, ग्राम मोलिकुलर वेट ऑफ O2 मॉलिक्यूल कितना होता है बच्चों, 32 ग्राम। ये बेसिकली किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है बच्चों, ये बराबर होता है एवोगैड्रो मास ऑफ, मैं लिख देता हूँ यहाँ, मास ऑफ एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 के, एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 के मास के बराबर होता है। तो मैं लिख सकता हूँ कि 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 हैज़ मास कितना बच्चों, हाँ जी 32 ग्राम, 32 ग्राम। तो 1 मॉलिक्यूल का मास कितना होगा बच्चों, 1 मॉलिक्यूल ऑफ O2 हैज़ मास कितना आ जाएगा, 32 डिवाइड बाय 6.022 10⁻23 ग्राम। ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल का मास इतना आ गया, ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल का मास इतना आ गया। ऑक्सीजन के एक एटम का मास यहाँ से निकाल सकते हो, अभी निकाला था हम लोगों ने, इससे पिछले टॉपिक में बात करी थी हम लोगों ने। ऑक्सीजन के एक एटम का मास कितना था, 6.022 इंटू 10⁻³ कितना 23।
6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23। अब अगर मैं यहाँ बात करता हूँ, ये देखो 1 मॉलिक्यूल का मास कितना आ रहा है 32/6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23, और एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने ऑक्सीजन के एटम होंगे, 2 ऑक्सीजन के एटम। तो मैं लिख सकता हूँ कि 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन हैज मास कितना, 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन हैज मास कितना बच्चों, हाँ 32/6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23 ग्राम। और अगर मैं बात करना चाहूँ यहाँ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के एक एटम का मास कितना होगा 32 डिवाइड बाई 6.022 10 रेज टू पावर 23 इंटू 2, तो कितना आ जाएगा, ये 16 आ जाएगा। इट विल बी 16/6.022 10 रेज टू पावर 23 ग्राम। तो वही तो है एक एटम का, ऑक्सीजन के एक एटम का मास, वही चीज़ आ रही है ना। तो ये था ग्राम एटॉमिक मास के बारे में, ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बारे में। आई होप ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। अब मूव करते हैं मोल की तरफ। मोल क्या होता है, और मोल से फिर चलते हैं मोल कंसेप्ट इन सॉल्यूशंस। बच्चों जो मोल कंसेप्ट की टर्म्स आप लोगों को मैं पढ़ाने वाला हूँ ना आज, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन, ये सारी की सारी जो टर्म्स हैं आप लोगों के पास 12th क्लास में सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर आएंगी। ये ध्यान रखना, सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर ये सारी की सारी टर्म्स यूज़ होने वाली हैं, तो इन टर्म्स को बहुत ध्यान से पढ़ना। लो मैं लेता हूँ बच्चों, सबसे पहले मोल पढ़ते हैं। मोल क्या होता है, ये मोल जो टर्म सबसे पहले यूज़ की गई, ये यूज़ की गई थी बाय ओसवाल्ड इन 1896 के अराउंड बच्चों। इट वॉज, मैं लिख देता हूँ, इट वॉज यूज्ड फर्स्टली बाय हाँ जी, कौन सा प्राणी था, बाय ओसवाल्ड इन 1896। अब ज़्यादा चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, सीधा बता रहा हूँ 1 मोल है क्या, ध्यान से सुनो। 1 मोल का मतलब होता है 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस विल बी इक्वल टू Na क्या था, एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, विल बी इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ दैट सब्सटेंस। बस ये है और कुछ नहीं है, ये मोल होता है। 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस विल बी इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ दैट सब्सटेंस। या मैं लिख देता हूँ कि कोई एंटिटी अगर मैं लेता हूँ 1 मोल ऑफ एनी एंटिटी विल बी इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर ऑफ एंटिटीज़, एवोगैड्रो नंबर ऑफ एंटिटीज़। अगर मैं कोई एंटिटी उठा लेता हूँ तो उसका जो 1 मोल होगा वो उसके एवोगैड्रो नंबर के बराबर होगा, एवोगैड्रो नंबर ऑफ एंटिटीज़ के बराबर होगा। बच्चों अगर मैंने ये मार्कर लिया, इस मार्कर का अगर मैं 1 मोल ले रहा हूँ तो 1 मोल का मतलब है इसके 1 मोल में, इसके अगर मैं 1 मोल लेता हूँ तो 1 मोल में 6.02 टू 10 रेज़ टू पावर 23 नंबर ऑफ मार्कर्स मिलेंगे। सीधी सी बात ये है और कुछ नहीं है। मैं कहता हूँ कि अगर मैंने ले लिया, इफ़ वी आर टेकिंग 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, कार्बन एटम्स का मैंने 1 मोल ले लिया। अरे जैसे डजन होता है ना, कि अगर मैं बात करता हूँ 1 डजन के अंदर 12 नंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस आता है, ठीक है जी, बिल्कुल कुछ वैसे ही है कि अगर मैंने 1 मोल ले लिया कार्बन एटम का 1 मोल ले लिया, तो इसका मतलब क्या है, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम का मतलब ये है कि इसके अंदर इसके कितने कार्बन एटम आएंगे, 6.02 टू 10 रेज़ टू पावर 23 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स।
क्लियर है जी। अगर मैं कह रहा हूं कि मैं ले रहा हूं इफ वी आर टेकिंग 1 मोल ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स, अगर मैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का मैंने 1 मोल ले लिया, जिस भी चीज का मैं 1 मोल ले रहा हूं, जिस भी ऑब्जेक्ट का मैं 1 मोल ले रहा हूं, उसके अंदर एवोगैड्रो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होंगे उसके, बस, और कुछ नहीं है। अब मैंने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का 1 मोल लिया, वहां मैंने कार्बन एटम का 1 मोल लिया था, तो उसमें एवोगैड्रो नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट होंगे, उसके 1 मोल में एवोगैड्रो नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट होंगे। अब मैंने यहाँ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का 1 मोल लिया है, तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे बच्चों, 1 मोल ऑफ O2 मॉलिक्यूल के अंदर क्या होंगे, एवोगैड्रो नंबर ऑफ ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। बिल्कुल सिंपल सी चीज है, जिस भी सब्सटेंस का 1 मोल ले रहा हूं उसके अंदर उसके एवोगैड्रो नंबर ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट होंगे, एवोगैड्रो नंबर ऑफ क्वांटिटी उसकी प्रेजेंट होगी। ठीक है जी। अगर मैंने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का 1 मोल ले लिया तो उसके अंदर उसके ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। कार्बन एटम का 1 मोल ले लिया तो कितने कार्बन के एटम प्रेजेंट होंगे, एवोगैड्रो नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट होंगे। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है बच्चों। मैं लिख देता हूँ कि इफ़ वी आर टेकिंग, ये एग्जाम्पल्स हैं बच्चों, लिख लेना आप। इफ़ वी आर टेकिंग 1 मोल ऑफ सोडियम प्लस आयन ले लिया, लो आयन की बात कर देता हूँ, सोडियम प्लस आयन का मैंने 1 मोल ले लिया, तो इसका मतलब क्या है, तो 1 मोल ऑफ सोडियम प्लस आयन के अंदर सोडियम के कितने आयन प्रेजेंट होंगे, सोडियम के 6.02 टू 10⁻23 आयन्स ऑफ सोडियम प्लस प्रेजेंट होंगे। सीधी सी बात है। अगर मैंने सोडियम प्लस आयन का 1 मोल ले लिया तो उसके अंदर 6.02 × 10⁻23 नंबर ऑफ सोडियम के आयन प्रेजेंट होंगे। अगर किसी एटम का 1 मोल ले लिया तो उसके अंदर उस पर्टिकुलर एटम के एवोगैड्रो नंबर प्रेजेंट होंगे। अगर किसी मॉलिक्यूल का 1 मोल ले लिया तो उसके अंदर एवोगैड्रो नंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा। अगर किसी आयन का 1 मोल ले लिया तो उसके अंदर एवोगैड्रो नंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर आयन प्रेजेंट होगा। क्लियर है बच्चों? मोल आई थिंक क्लियर होगा आप लोगों को। ये है मोल और कुछ भी नहीं है। इस चीज़ को ध्यान रखना, मोल की सारी प्रॉब्लम्स आप लोग बहुत आराम से सोल्व कर सकते हो। देखो बताता हूँ कुछ 1-2 प्रॉब्लम करके। जैसे अगर ये पूछता है, देखो अब मैं चलो इसका सार लिख देता हूँ पहले। तो आप लिख सकते हो कि किसी भी सब्सटेंस का अगर आपने 1 मोल ले लिया, 1 मोल कैन बी इक्वल टू 6.022 × 10⁻23 नंबर ऑफ एटम्स भी हो सकता है। बच्चों के दिमाग में क्या रहता है कि सर यहाँ जो होगा 1 मोल हमेशा 6.022 × 10⁻23 नंबर ऑफ एटम्स के ही बराबर होता है। अगर मैंने एटम का 1 मोल लिया है तो उसके अंदर एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम होंगे। अगर मैंने मॉलिक्यूल का 1 मोल लिया है तो उसके अंदर एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे। अगर मैंने आयन का 1 मोल लिया तो उसके अंदर एवोगैड्रो नंबर ऑफ आयन होंगे। अगर मैंने किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का 1 मोल लिया है तो उसके अंदर एवोगैड्रो नंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होंगे। बस इतना ही है। इतने नंबर ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं, इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, इतने नंबर ऑफ आयंस भी प्रेजेंट हो सकते हैं, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं, इतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। और वट एवर ऑब्जेक्ट वी आर टेकिंग यार, वट एवर ऑब्जेक्ट वी आर टेकिंग, जिस भी ऑब्जेक्ट को मैं ले रहा हूं उस ऑब्जेक्ट का अगर मैंने 1 मोल लिया है तो उसके अंदर उस ऑब्जेक्ट के एवोगैड्रो नंबर प्रेजेंट होंगे। बस ये कहानी है और कुछ भी नहीं है। ये सार है, ये ध्यान रखना। ठीक है जी, क्लियर है? अब देखो अगर ये कहता है बच्चों, एक न्यूमेरिकल 2-3 न्यूमेरिकल करके देखते हैं, उसके बाद आगे मूव करते हैं हम लोग। उसके बाद पढ़ते हैं मोलर मास, बताते हैं पहले, एंड देन मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी एंड सो ऑन, चलता रहेगा। लो, हाउ मैनी नंबर ऑफ एटम्स इन 60 ग्राम ऑफ कार्बन। लो जी, बड़ा ही सिंपल सा ये कह रहा है कि हाउ मैनी नंबर ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट इन 60 ग्राम ऑफ कार्बन। कहता कार्बन का मैंने 60 ग्राम ले लिया
तो उसके अंदर कार्बन के कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होंगे, निकाल दोगे ना। ये देखो आप लोगों को पता है कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 ग्राम पर मोल होता है, ये 12 ग्राम पर मोल होता है, मतलब 1 मोल ऑफ कार्बन हैज़ मास कितना बच्चों, कितना 12 ग्राम। हाँ जी कितना 12 ग्राम, एक मोल का मास कितना होगा 12 ग्राम। और अभी बताया मैंने आप लोगों को 1 मोल ऑफ कार्बन एटम के अंदर कार्बन के कितने एटम आएंगे 6.02 टू 10⁻23 नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन। तो क्या मैं सीधा सीधा ये बोल सकता हूँ कि कार्बन के इतने एटम्स का मास क्या है 12 ग्राम है, तो 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन हैज़ मास कितना 12 ग्राम। कार्बन के इतने एटम्स का मास क्या है 12 ग्राम है। 12 ग्राम के अंदर कार्बन के इतने एटम आ रहे हैं, ये पूछ रहा है 60 ग्राम के अंदर कितने होंगे। 6th क्लास का गणित है बच्चों। 12 ग्राम ऑफ कार्बन हैज़ मास हैज़ एटम्स कितने 6.022 इंटू 10⁻23। हाँ तो कितना 1 ग्राम के अंदर कितना होगा 6.022 इंटू 10⁻23/12 आ जाएगा। और कितने के अंदर पूछा उसने 60 ग्राम के अंदर पूछा है, कह रहा है कि 60 ग्राम के अंदर कितने एटम आएंगे 6.022 इंटू 10⁻23/12 इंटू 60 कर दो बच्चों, लो 5 आ गया, 10 और 1 11 और ये आ गया 30 और इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन। लो जी कार्बन के इतने एटम्स प्रेजेंट होंगे कार्बन के 60 ग्राम के अंदर। बहुत सिंपल है। देखो एक न्यूमेरिकल और है बच्चों, ये कहता है कि हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आर प्रेजेंट इन 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड के 4.9 ग्राम के अंदर अगर मैंने सल्फ्यूरिक एसिड का कितना लिया है 4.9 ग्राम लिया है, तो उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड के कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे। अब वो मॉलिक्यूल की बात कर रहा है वहाँ, ये ध्यान रखना, अब वो बात कर रहा है बच्चों मॉलिक्यूल की। ये देखो कह रहा है कि हाउ मैनी नंबर ऑफ molecules of H2SO4 sulfuric acid king of chemicals are present in are present in 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड के 4.9 ग्राम के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड के कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे बंधुओं। सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास होता है 2 प्लस सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16, 64, 6, 9, 96, 98 आ जाएगा, ये आएगा 98 ग्राम पर मोल होता है ये, है ना। तो 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के 1 मोल का मास कितना हो जाएगा बच्चों 98 ग्राम। सल्फ्यूरिक एसिड के 1 मोल का मास कितना हो गया 98 ग्राम। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बोलना भी यहाँ पे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड मास कितना होगा 98 ग्राम होगा, 98 ग्राम। इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड का मास कितना होगा 98 ग्राम। तो 98 ग्राम के अंदर इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ रहे हैं, पूछ रहे हो कि 4.9 ग्राम के अंदर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आएंगे, बता दोगे आप लोग। अच्छा ये भी पूछ सकता है कि इतने ग्राम के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड में अगर इतने ग्राम के अंदर हाइड्रोजन के कितने एटम प्रेजेंट होंगे, सल्फर के कितने एटम प्रेजेंट होंगे, ऑक्सीजन के कितने एटम प्रेजेंट होंगे, वो भी पूछ सकता है ना। देखो कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ कि 98 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड का अगर मैं 98 ग्राम ले लेता हूँ, कितने मॉलिक्यूल्स हैं 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो 1 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर कितने होंगे बच्चों 6.022 इंटू 10⁻23/98।
और कितने में पूछा है, 4.9 ग्राम में पूछा है। तो कर दोगे सॉल्व आप लोग, 10⁻23/98 मल्टीप्लाई बाय, ये लो भाई पॉइंट हटा दिया मैंने, ये 2 पे जाएगा, ये कट गया यहाँ से, ये आ गया 3.011 और ये आ गया 10⁻22। लो तो बच्चों ये यहाँ पे कितना आ गया, ये आ गया 3.011 इंटू 10⁻22 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंट हैं इतने ग्राम के अंदर, इतने ग्राम के अंदर। अब अगर वो पूछता है कि इतने ग्राम के अंदर सल्फर के एटम कितने प्रेजेंट हैं, बता दोगे बच्चों आप? बहुत सिंपल है यार, इतने मॉलिक्यूल आ रहे हैं, एक मॉलिक्यूल के अंदर एक मॉलिक्यूल, इतने ग्राम के अंदर इतने मॉलिक्यूल आ रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड के, इतने ग्राम के अंदर इतने मॉलिक्यूल आ रहे हैं, और एक मॉलिक्यूल के अंदर सल्फर के कितने एटम प्रेजेंट हैं? एक एटम प्रेजेंट है, तो इतने मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम प्रेजेंट होंगे? इतने ही सल्फर के एटम आएंगे। हाइड्रोजन के एटम की अगर बात करता है तो एक मॉलिक्यूल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर हाइड्रोजन के कितने एटम प्रेजेंट हैं? 2 एटम प्रेजेंट हैं, तो इतने मॉलिक्यूल के अंदर मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगा तो हाइड्रोजन के एटम्स निकल जाएंगे। ऐसे ही ऑक्सीजन के एटम की अगर मैं बात करता हूँ, ऑक्सीजन की बात करता हूँ बच्चों, ऑक्सीजन का अगर एक सल्फ्यूरिक एसिड के एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के एटम देखता हूँ तो 4 एटम आते हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 4 कर दूंगा तो इतने नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे इतने मॉलिक्यूल्स में। बहुत सिंपल है बच्चों, ठीक है जी। अब मूव करते हैं हम लोग आगे। देखो हाँ जी बच्चों, अब बात करते हैं हम लोग मोलर मास की। अब बात कर रहे हैं मोलर मास की। देखो मोलर मास क्या होगा, मैं लिखता हूँ यहाँ मोलर मास। अब मोलर मास क्या होगा बच्चों? मोलर मास होगा किसी भी सब्सटेंस के, अगर मैं 1 मोल का मास ले रहा हूँ तो उसको मैं क्या बोलूँगा? उसका मोलर मास हो जाएगा। सीधी सी बात है, बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है बच्चों। क्या बोला जाएगा? द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, the mass of 1 mole of any substance is usually called its molar mass। और क्या है इसमें? कुछ भी तो नहीं है, इट्स मोलर मास। हाँ जी, बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है। किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का जो मास होगा उसको मैं क्या बोलूँगा? उसका मोलर मास बोल दिया जाएगा। अब देखो, अब अगर मैं बात करता हूँ बच्चों यहाँ फॉर एग्जांपल मैं बोल देता हूँ ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होगा बच्चों? 16 ग्राम पर मोल होगा। इसके 1 मोल का मास क्या है? 16 ग्राम है, तो ये इसका क्या बोला जाएगा? मोलर मास बोला जाएगा, है ना। अगर मैं कार्बन की बात करता हूँ तो 12 ग्राम पर मोल होगा, तो इसके 1 मोल का मास क्या होगा? इसके 1 मोल का मास कितना होगा? 12 ग्राम होगा, तो इसका क्या हो जाएगा? मोलर मास हो जाएगा, है ना। अब अगर मैं यहाँ से एक चीज़ और बच्चों देखो, आप लोग सपोज़ करो अगर मैं बात कर लेता हूँ, चलो अगर मैं सॉरी ये 32 आएगा बच्चों, 32 ग्राम पर मोल, तो इसके 1 मोल का मास कितना हो जाएगा? 32 ग्राम हो जाएगा। इसको थोड़ा सा एक नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला पढ़ा है आप लोगों ने 10th क्लास में, अप टू 10th क्लास पढ़ा होगा। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। मान लो अगर चलो मैं वाटर ले लेता हूँ, वाटर का कैसे होगा बच्चों? 16 प्लस 2 18 ग्राम पर मोल होगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि 1 मोल ऑफ वाटर का जो मास होगा, 1 मोल ऑफ वाटर का मास कितना होगा बच्चों? 18 ग्राम होगा। वाटर के 1 मोल का मास कितना होगा? 18 ग्राम होगा। क्लियर है? अब अगर मैं बात करूं यहाँ, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 18 ग्राम ऑफ वाटर हैज़ नंबर ऑफ मोल्स कितने बच्चों? हैज़, सीधा लिख देता हूँ मैं 1 मोल।
वाटर के 18 ग्राम के अंदर उसके कितने मोल आएंगे, 1 मोल आएंगे। अगर मैं बात करता हूँ 1 ग्राम ऑफ वाटर हैज़ 1/18 मोल, क्लियर है। और अगर मेरे को वाटर की x ग्राम अमाउंट दी है तो x ग्राम अमाउंट के अंदर कितने होंगे, x/18 मोल, x/18 मोल। तो ये x/18 किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, ये बता रहा है नंबर ऑफ मोल को, किसके अंदर, x ग्राम अमाउंट के अंदर। x ग्राम अमाउंट के अंदर उसके इतने नंबर ऑफ मोल आ रहे हैं। तो नंबर ऑफ मोल अगर मैं निकालना चाहता हूँ, नंबर ऑफ मोल के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों, सीधी सी बात है, x क्या था, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। x क्या था, गिवन मास था। गिवन अमाउंट के अंदर अगर मेरे को नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने हैं, किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए कोई अमाउंट गिवन है और उसके नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने हैं, तो कैसे निकलेंगे, नंबर ऑफ मोल निकाले जाएंगे बच्चों गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास से, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। ठीक है जी बच्चों, x क्या था, गिवन मास, और 18 क्या था, मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट कर सकते हैं गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। ये था बच्चों बेसिक सा मोल के बारे में, मोलर मास के बारे में। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बच्चों मोल कंसेप्ट इन केस ऑफ सॉल्यूशंस। वहाँ पे कंसंट्रेशन टर्म्स करवाऊंगा आप लोगों को सारी की सारी, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी वगैरह। ठीक है जी बच्चों, पढ़ते रहो, टाइम ख़राब ना करो।